हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ उठाता हुआ हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, जिंदगी से मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। जी, ये गलियां हैं निठारी की। निठारी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी हुई हो, लेकिन हम एक ऐसे दौर में आकर खड़े हुए हैं जिस दौर में आज तारीख एक है, लोगों के मुश्किलात बहुत सारे हैं, और इन मुश्किलात स्थितियों के बीच कहीं ना कहीं कौन से लोग किन स्थितियों को जीते हैं, इन स्थितियों को देखने का एक अपना नजरिया हो सकता है। और शायद इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज तारीख एक है तो पहले लोगों से बात करें, उससे पहले जरा इस गीत को सुन लीजिए। सुहाना आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख। आज सिल्ली डे है, तो कम से कम लिमिट तो बढ़ानी चाहिए, 2000 से कम 5000 करनी चाहिए। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। ये स्टेट बैंक की हेड ऑफ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच तो दूर, अभी एटीएम में भी पैसा नहीं है, क्या कहाँ जाएंगे। करोना बहाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है। अपने ही पैसे निकालने के लिए आज महीने में 5000 रुपए निकाले, बच्चों की फीस भरनी है, ट्यूशन फीस देनी है, किराया देना। बंदा बेकार है, किस्मत की मार है, सब दिन एक है। कैश कह देते, कैश खत्म हो गया, मेरे पास चेक कटा रखा है, मेरा अकाउंट नंबर देख लो, एक भी अभी तक 1 रुपया नहीं दिया बैंक ने। मुझे न सुनाना, 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 मुझे न सुनाना, आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है। पहली तारीख हो गई है, मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। मेरे को पेमेंट निकालना था, अभी गए तो बोले फार्म खत्म हो गया, फार्म ही नहीं है बोले। दिल बेकरार है, सोए नहीं रात से। मेरी फीस जमा होनी है, और फीस इसलिए जमा होनी क्योंकि एग्जाम का लास्ट डे है, एडमिट कार्ड मिलना है, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे लुटेगा खजाना, खजाना, खजाना। कल भी बोर्ड टंगा हुआ था आउट ऑफ कैश का, आज भी अभी तक कोई पता नहीं है, तो पता कैसे बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख है जी पहली तारीख है। मुश्किल हालात में हम आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि हिंदुस्तान की तस्वीर जब रोज दिखाते हैं तो हमने तय किया, दरअसल महानगरों में जिस तरीके से लोग रहते हैं, उन रहते हुए चकाचौंध के बीच कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें लोग बड़े मुश्किल हालात में रहते हैं। देश भर के तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस देश में जिनका जिंदगी नगदी पर चलता है। कोई कहीं काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पू चलाता है, कोई मालवाहक का काम करता है, कोई महिलाएं घरों में काम करती हैं। और जिन स्थितियों के बीच हम खड़े हुए हैं वो इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ही कमरा, उस कमरे में ही रसोई, इस तरीके से बीच में डंडों का गिर जाना, यह भी एक अजीबोगरीब फितरत है। लेकिन इन सब के साथ हम जरा आपको दिखलाते हैं कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें बड़ी मायने रखती है, क्योंकि हालांकि इन गलियों में जब आप जाते हैं तो लोगों के भीड़ रहते हैं, कैसे एक एक छोटे छोटे घर हैं। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि रसोई इसी में बनती है, खाना इसी में चलता है, सब कुछ ऐसी परेशानियों में रहते हैं। और इन सब के बीच कई सवाल लोगों के जहन में होंगे कि एक कमरे में जिंदगी तो बहुत लोग जी लेते हैं, तब आज इस बात का जिक्र क्यों? तो आज जिक्र इसलिए क्योंकि आज पहली तारीख है। हमें लगता है कुछ महिलाओं से बात करनी चाहिए। हाँ, ये देखिए किस तरीके से रहना होता है। घर सब कुछ ऐसे ही जिंदगी चलती है, कमरा है, बाहर रसोई है, बर्तन है, भांजे हैं, और इन सब के बीच लोग अपने तरीके से रहते हैं। लोगों को बाहर छोड़ें, उससे पहले हम आपको
एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, एक मिनट इधर आइए। जो जिस स्थिति में रहते हैं उसमें लगता है कि क्या जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? ऐसे तो नहीं कटेगी, आगे और बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगी, क्या सोचते हैं? कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो आपका एक ही कमरा है, इसी में सब कुछ है? ये मेरा कमरा नहीं है, मैं उसमें रहती हूँ। इसके बगल वाला है? बगल वाला ये इनका है, ये हमारी है। पूरी जिंदगी इसी में, कहाँ से घर कहाँ पर है आपका? ये देखिए, ये कमरा है। हाँ। इसी में सोना है, इसी में खाना बनाना, इसी में रहते हैं। और जो है, जो मोदी ने काम किया है गरीबों के लिए, वो बहुत मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पास ना काला धन है ना हमें चिंता है। हम दिन कमाते हैं, रात खाते हैं और रात खा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के उसी काम पे लग जाते हैं। क्या आपको लगता है काला दिन जिनके पास है वो पकड़ में आ जाएंगे? सर वो आ जाएंगे तो बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा बात है जो वो पकड़े जाएं। हम चाहते हैं कि वो पकड़े जाएं, लेकिन हम गरीब कितना परेशान है ये देखिए। हमारे पास में ना खाने का है ना पीने का है, हमारे पास आधार कार्ड तक भी नहीं बनता है, ना पहचान पत्र बनता है। 30 साल हो गया, 6 परिवार रहते हैं इस कमरे में, 6 परिवार। कुछ भी नहीं है आज हमारे पास में, कुछ भी नहीं। हम आपको लिए चलते हैं संसद के गलियारे में और जरा समझने की कोशिश कीजिए। सरकारें बदल गई लेकिन क्यों कोई अंतर नहीं आता है। तो आइए चलते हैं राज्यसभा। चाहे मनमोहन के दौर में 1,71,000 करोड़ का 2G का घोटाला हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में बिना तैयारी 14,20,000 करोड़ की नोटबंदी हो, असल में मुश्किल इतनी बार नहीं। मुश्किल तो यह है कि जिस 2G घोटाले को लेकर 40 दिन तक संसद नहीं चली, उस 2G घोटाले के बाद सत्ता बदल गई, लेकिन घोटाले के कटघरे में खड़े तब के मंत्री ए राजा, राज्यसभा सदस्य कनिमोझी से लेकर नौकरशाह सिद्धार्थ बेहुरा और आर.के. चंदोलिया के अलावे 5 कॉर्पोरेट हाउस के 15 सीनियर अधिकारी और 3 बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर में से कोई भी आज की तारीख में जेल में नहीं है। यानी सवाल सिर्फ राज्यसभा में हंगामे के बीच खामोश प्रधानमंत्रियों की तस्वीर का नहीं है। सवाल वाकई ब्लैक मनी का है, काले धन का है, घोटाले का है। नोटबंदी हो या घोटाला, हर कोई निजात चाहता है काले धन से और ब्लैक मनी से। लेकिन उस वक्त मनमोहन के दौर के घोटालेबाज मोदी के दौर में सजा क्यों नहीं भुगत रहे? और नोटबंदी को लेकर जो सवाल आज कांग्रेस या विपक्ष घोटाले के तौर पर कहने से नहीं चूक रहा। सीधी सादी हम इसमें प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे, और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या वाकई कल को सत्ता बदल जाए क्या होगा? सिर्फ संसद की कुर्सियों का बदलना भर होगा? क्योंकि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, एंट्रिक्स देवास घोटाला, आदर्श घोटाला और इन सब से जोड़ते जोड़ते तकरीबन दर्जन भर घोटाले खूब हुए। कांग्रेस के दौर में हुए, संसद में भी हंगामा खूब हुआ, चुनाव में मुद्दा भी बना, सत्ता भी बदल गई। लेकिन आज तक कोई ये समझ नहीं पाता कि जो घोटालों के कटघरे में थे उन्हें जेल हुई क्यों नहीं, सभी को जमानत क्यों मिल जाती है। तो ऐसे में देश लोकतंत्र के मंदिर में बैठे 2 प्रधानमंत्रियों की मौन तस्वीर देखकर क्या सोचे? तब का घोटाला, अब की ईमानदारी, या आने वाले वक्त में उसका भविष्य क्या होगा? नहीं आएगा। मुश्किल हालात सिर्फ ये नहीं है कि जिस तरीके से गली दर गली लोगों को परेशानियां होती हैं, मुश्किल यह भी नहीं है कि किस तरीके से गांव छोड़कर लोग इस तरीके से रहते हैं। मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि इस देश में किसी भी सत्ता के पास क्या आम लोगों के लिए जिंदगी जीने के बेहतर तरीके देने की स्थितियां हैं, और ये स्थितियां क्यों बिगड़ जाती है। हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि वहां किसानों की हालत बीते 3 बरस में इतनी जर्जर थी, लगता था कैसे जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात नोटबंदी की आई, आप कल्पना कीजिएगा, सहकारी बैंक के उनके खातों में करोड़ों रुपए जमा हो गए। कौन से करोड़ों लोग किसने जमा करा दिए? आइए जरा छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं, ये नजारा भी देख लीजिए। ना तो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार 50% बढ़ा पाई, ना ही फसल बीमा का चेक किसानों तक सूखे के दौर में पहुंचा, ना ही जमीन इतनी उर्वर हो गई कि बम्पर फसल ने छत्तीसगढ़ के किसानों की जिंदगी बदल दी। तो लगातार 3 बरस से 2 जून की रोटी के लिए भटकते किसानों की किस्मत
नोटबंदी ने कुछ इस तरीके से बदली कि उनके खाते में जहां कल तक 100-200 रुपया हुआ करता था, आज 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब इन 265 शाखाओं में लाखों किसानों ने जमा किया है। अब इसको ब्लैक मनी कहना एकदम से, जब तक जांच ना हो, जब तक पूरी जानकारी ना जाए, तब तक कहना मुश्किल है। और अगर कहीं गलत हुआ है तो शासन ने इतना कड़ाई किया हुआ है, नियम इतना कड़ा है कि जो गलत किया वो तो बच नहीं सकता। जी सही सुना आपने, छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में किसानों के खाते में नोटबंदी के साथ ही करोड़ों रुपए जमा हो गए, वह भी सिर्फ 3 दिन में। यानी 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान और 10 होते होते सहकारी बैंकों में किसानों के खाते में धड़ाधड़ नोट जमा होने लगे। किसी के खाते में 10 करोड़ तो किसी के खाते में 48 करोड़। वैसे छत्तीसगढ़ में 6 सहकारी बैंक की 27 जिलों में 265 शाखाएं हैं। करीब 52 लाख किसानों के खाते हैं और इनमें से 90% किसान कर्ज में ही डूबे हैं। लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद अचानक रकम उनके बैंक अकाउंट में इतनी बढ़ती चली गई, कई किसानों ने पुराने कर्ज लौटा दिए तो कई किसानों ने फिक्स डिपॉजिट भी कर लिया और नोटों की फसल नेताओं की ब्लैक मनी से निकली और किसानों के खातों में पहुंच गई। अब इनकम टैक्स वालों ने जांच शुरू कर दी है। बैकडेटिंग किया जा रहा है, बैकडेट में एफडी की जा रही हैं और अकाउंट खोल के पैसे जमा किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही थी। इसलिए हमने हमारे अफसरों को तुरंत मीटिंग बुला के बोला कि भाई इनको चिट्ठी लिख के और एक पर्टिकुलर लिमिट, स्पेशली 10 लाख एंड वो इस तरह की डिपॉजिट या कुछ हुए हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनकी डिटेल मांगी जाए। जी इनकम टैक्स वालों ने 1 अप्रैल 2016 से 28 नवंबर 2016 तक जमा रकम का पूरा ब्यौरा सरकारी बैंकों से मांगा है। और यूं छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में राज्य के बड़े नेताओं और उनके परिजनों के भी खाते हैं जो खुद को किसान ही कहते हैं। इतना ही नहीं, कई बैंकों के संचालक मंडल में भी नेताओं के परिजन शामिल हैं। और इन सब के बीच रातों रात कारोबार जिस तरीके से इन बैंकों में बढ़ा, उसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी और बालोद जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में तो किसानों की चांदी हो गई। तू डाल मैं पात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ब्लैक मनी होल्डर्स के बीच पिछले 20 दिनों से कुछ इसी तरह की कवायद चल रही है। अब छत्तीसगढ़ का कोऑपरेटिव सेक्टर आईटी की राडार में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि काले बाजार के कारोबारी चाहे कितनी भी कवायद कर लें, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। रुपये 4-4 हजार रुपये कहाँ से देंगे, उसके बारे में कुछ सोच रहे नहीं। तो बहुत मुश्किल में जीवन है, बहुत मुश्किल में, क्यों बहुत इतना कठिन में। हम क्या करेंगे आप बताइए एक चीज को। महंगाई से थोड़ा आम जनता को ही दिक्कत होता है। महंगाई थोड़ा ज्यादा ही है, कुछ भी लेने जाओ मार्केट में हर चीज महंगाई है। जैसे गेहूँ, चावल, आटा, सब कुछ महंगाई है। नहीं तो रास्ता क्या है? अब ऐसी स्थिति में रोज अगर जी रहे हैं, गांव छोड़ के यहाँ पर आके रहे आप लोग, तो क्या स्थिति बनती है आने वाले वक्त में? सर हम लोग आने वाले वक्त के लिए कुछ मकान होना चाहिए, रहने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो पैसा मिलता रहे, गुजारा करने का मकान तो होना चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग को सब मिल जाए। आज 1 तारीख है, पेमेंट हुआ? नहीं सर अभी नहीं हुआ। क्यों पेमेंट क्यों नहीं हुआ? नहीं हो रहा पेमेंट। अभी 1 तारीख को कोई देता ही नहीं, 7-8 तारीख से पहले देता ही नहीं पेमेंट। अब पेमेंट जो भी दे रहा है वो नया नोट नहीं दे रहा, पुराना नोट देगा। 2000 के नोट बना दिए, 2000 के नोट दे रहा, 2000 के नोट खुले मिलते ही नहीं, दुकान वाले देते ही नहीं। दुकान वाले कहता 2000 के 1000 के सामान लो, 2000 देंगे खुले करके। नोट दे रहे हैं, नकली नोट दे रहे हैं। किसी भी कंपनी में, जब हम कंपनी में जा रहे हैं, किसी मोदी को कागज देना को मुर्दाबाद का हो जाएगा, मार दिए देने वाले मार दिए। ये काला धंधा हो रहा है, नोट धरे हैं। अभी जितनी जो भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, 1 तारीख की सैलरी का डेट है, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर सैलरी दे रही है तो वो ब्लैक करेंसी दे रही है। जिसके भी अकाउंट में आता था उसके अकाउंट में सैलरीज बन नहीं आ रहा। ज्यादातर कंपनी में ऐसा हुआ, हमारी कंपनी में खुद ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, उनके पास है, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाए। अब परेशानी तो ज्यादा हो रही है, हम इसके लिए फिर भी हम मोदी की सपोर्ट में है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हाँ, अपना फ्यूचर अच्छा होगा। स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का फ्यूचर अच्छा होगा। मोदी के सपोर्ट करेंगे पूरा। मोदी जिंदाबाद। बहुत तेरे सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब देगा कौन? बहुत लोगों के पास अभी तक अकाउंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो लोग फिर क्या करेंगे? ये मेरे पिता। बहुत लोगों के पास। हम 1 मिनट, हम जरा एक पूरे देश की स्थिति जरा दिखलाते हैं।
देश की स्थिति का मतलब यह है कि आपको गुजरात लिए चलते हैं, आपको राजस्थान लिए चलते हैं, आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, आपको दिल्ली की गलियों में लिए चलते हैं। जरा देखने की कोशिश कीजिए लोग जिन स्थितियों में हैं वो स्थितियां कहती क्या है, खासतौर से 1 तारीख को। करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। जी, वेतन वाले दिन का ये सवाल, अकाउंट में कैश फुल लेकिन जेब की बत्ती गुल। तो कोई क्या करे जब देश में नोट से ज्यादा लोग हैं और जयपुर में बैंक के बाहर खड़े होकर राजस्थान के कृषि विभाग के फील्ड अफसर चिल्लाएं, चेक दिखाएं और कहें अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं लेकिन जेब खाली है। 2 बेटे और बहू घर में बैठे हैं, पोते पोती की फीस भी भरनी है, तो कोई क्या कहे। 24,000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन ये बार बार कहते कभी 6 देंगे आपको, कभी 10 देंगे। और मैं कह रहा हूँ एक दफे मुझे 24 दे दो, बाद में फिर नहीं आऊंगा, बस जमा कराने ही आऊंगा, बाकी लेने नहीं आऊंगा। 10,000 से काम नहीं चल पाएगा आपका? सर मेरा नहीं चल पाएगा। और अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में रहने वाले विमल जानी और उनकी पत्नी ऐशा क्या करें। सैलरी अकाउंट में आ चुकी लेकिन पास में महीनवारी निपटाने के लिए पैसे नहीं। जिन्हें भी महीने का पैसा देना है सबको कह दिया अगले महीने अकाउंट नंबर ही दे देना, चेक काट दूंगी। अभी तो मैंने काम वाली भाई को, सब्जी वाले भाई को और धोबी को और सबको मैंने बोल दिया कि इस महीने तो मैं कैश में पेमेंट कर दूंगी, लेकिन अगले महीने नहीं होगा, मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए और अकाउंट नंबर में ही आपका ट्रांसफर कर दूंगी मैं अगले महीने। तो लखनऊ के राजेश कपूर क्या करें जिनके घर में ही बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच चलता है, लेकिन आज बैंक के मैनेजर के सामने अपने मकान मालिक को भी सॉरी बोलने के अलावे कोई चारा नहीं था। और बैंक मैनेजर खुद राजेश टंडन जी कैश की कड़की हालत है, खुद अपनी भी सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं। जेब खाली, एटीएम खाली और अब बैंक भी खाली। वेतन बांटने को लेकर तैयारियां और दावे बहुत किए गए थे, लेकिन जब वक्त आया तो पोल खुल गई। जिन लोगों को पैसे नहीं मिले उनमें से कुछ लोग मायूस हैं तो कुछ कह रहे हैं कि चलो इसी बहाने कम खर्च में रहने की आदत पड़ रही है। वहीं पुणे के तमाम मशहूर स्कूलों की टीचर तो सड़क पर भटक रही है। बच्चों को पढ़ाना छोड़ कोई बैंक के चक्कर लगा रहा है तो कोई एटीएम के लिए दर-दर भटक रहा है। तनख्वाह का दिन, बैंक में तनख्वाह जमा हो गई लेकिन हाथ में कुछ नहीं, ठन-ठन गोपाल। किराना का भी सामान लेना पड़ता है तो वो भी खर्चा भी है, बच्चों के लिए पैसा देना है बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट हैव डेबिट कार्ड्स, तो उनको भी रोज का पैसा कुछ तो पॉकेट मनी देते हैं हम, ऑल्दो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड सिंस डिमोनेटाइजेशन। और ये सिर्फ सिंधिया की हालत नहीं बल्कि तमाम टीचरों का यही हाल। 50% से ज़्यादा टीचर्स को हाफ डे लीव चाहिए ही चाहिए, या शॉर्ट लीव तो मांग ही रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारा जो है 9:30 का स्लॉट है तो सुबह से वो लाइन में खड़े रहते हैं और 9:30 के आगे का 1 आवर का अर्ली लीव, लेट कमिंग का वो मांग रहे हैं। और टीचर द टीचर, सभी स्कूल में सभी टीचर के सामने एक ही सवाल, 1 तारीख को घर में कैश पैसा कैसे आएगा। मुश्किल मतलब ये नहीं है कि वो कहता है 3 दिन में मिलेगा तो आप धमकी देते हो कि 3 दिन में बात मत बोलना। तो मजाक, फिर दिक्कत है, मजाक कर रहा। मैंने एक आप ही गंभीर है, एक आप ही सीरियस आदमी है। नहीं, आप 1 लाख रुपए निकाल के लाइए, मुश्किल है कि अच्छा आपके दिमाग में ये, आप लोगों के दिमाग में ये क्यों आ जाता है कि नारे लगाने लगे मोदी मोदी। बात हो रही है, लोग कितनी मुश्किल में रहते हैं, आप कहते हैं मोदी, हम कहते हैं लोग एक कमरे में रहते हैं, आप लोग कहते हैं एक मोदी। इसका क्या मतलब है? नहीं, हमको कोई मुश्किल नहीं हो रही। घर में पेंट होता हो तो उसमें भी टाइम लगता है, घर में हम कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या मुश्किल है, आप कहते हैं मोदी। आप क्या मोदी के विपक्षी होते हैं? हम कोई विपक्षी की बात नहीं, हम उसमें क्या प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी आता है मोदी, पैसा पगार कितना मिलता है मोदी, आपके घर में कितने सदस्य हैं, माँ बाप क्या करते हैं मोदी, बच्चे क्या करते हैं मोदी। हमें लोगों को परेशानी हो रही है, कौन बोल रहा है परेशानी हो रही है? सब बहुत आराम से हैं, बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं मोदी। बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं मोदी। बच्चे किस, अरे बच्चे आपके इलाके में हॉस्पिटल है या नहीं है मोदी। आपके यहाँ एजुकेशन मिलता है बच्चों को मोदी। आप गांव छोड़कर क्यों आ गए? आप लोग गांव छोड़ के यहाँ क्यों काम करने आ गए? तो मोदी।
घर घर में देख रहे पानी भरा हुआ है, क्यों पानी भरा हुआ है? तो मोदी, अरे भाई मोदी जिम्मेदार, अरे कौन बोल रहा है मोदी जिम्मेदार है? हम बोल रहे हैं क्या जरूरत होनी चाहिए। अरे भाई कौन बोला जिम्मेदार है? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बोल रहे प्रॉब्लम क्या है। ये एक स्थिति आई, हम आपको एक सुनाते हैं गीत, शानदार गीत, रामचंद्र कह गए जी। सर हमको कोई प्रॉब्लम